नमस्कार, इतना स्वदेश पे खास शो में आपका स्वागत है। दरें घटेंगी, शेयर चलेंगे। आज का ये मार्केट गपशप है। सामान्य तौर पे जब मार्केट की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, तो कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल बहुत होता है। महंगाई, आम आदमी की भाषा में कहें तो इसकी चर्चा खूब होती है। इसके साथ चर्चा किसकी होती है? ब्याज दरों की होती है, दरों की होती है। और सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि आम आदमी भी लगातार ब्याज दरों की बात करता है, महंगाई की बात करता है। आरबीआई गवर्नर भी ब्याज दरों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई और ब्याज दरें ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमने देखा है कि सरकारें बनती और बिगड़ती भी हैं, बदलती भी हैं। और ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे आम आदमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि ये शेयर बाजार का शो है तो इसमें हम चर्चा शेयर बाजार के एंगल से ही करेंगे, क्योंकि शेयर बाजार पे महंगाई, ब्याज दरों का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बार दरें घटती हैं या एक बार दरें बढ़ती हैं तो इसका असर एक दो नहीं कई सेक्टर्स पे देखने को मिलता है। और अब ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में दरें घटनी शुरू हो सकती है। इस साल दरों के बढ़ने का समय था, फिर दरों के पॉज लगने का दौर आया। अब संभावना ये जताई जा रही है कि 2024 में दरें घटेंगी, और अगर दरें घटेंगी तो कौन सा शेयर चलेंगे, यही चर्चा करने वाले हैं हम। और ऐसी भारी भरकम चर्चा हो तो ये अकेले संभव नहीं है मुझसे। तो इस चर्चा में दो सहयोगियों को, एक जानकार को और एक अपने सहयोगी को शामिल करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है। पूजा, चर्चा थोड़ी गंभीर है और चर्चा जो कह सकते हैं कि थोड़ा कह सकते हैं कि इसमें कई सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर है जिसमें जो है आपकी भूमिका अहम होगी, जो आप हमें एक के बाद एक समझाएंगे। और आपके बिना तो ये पूरी चर्चा अधूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक कारवा जुड़ चुके हैं। वो भी हमें परत दर परत ये समझाने की कोशिश करेंगे कि दरें जैसे जैसे घटेंगी किन किन शेयरों में और किन किन सेक्टर्स पे असर देखने को मिलेगा। विवेक, नमस्कार और शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए हमेशा की तरह। पूजा, शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि ये संकेत आने शुरू हुए, इस साल की शुरुआत में हमने देखा है ब्याज दरें बढ़ रही थी। जब भी हम पोल करवाते थे, आप पोल करवाती थी, तो यही आता था कि 100 के 100% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगे। फिर एक दौर आया साल के आखिर में कि 100% लोगों ने कहा कि इस बार तो दरें नहीं बढ़ेंगे। अब ये उम्मीद जगनी शुरू हुई है कि 2024 में दरें घटनी शुरू हो जाएगी। ये उम्मीद कैसे जन्म ले रही है और क्या कितनी संभावना है, या कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा दरें घट सकती है 2024 में? ये उम्मीद जन्म ले रही है फेड के फैसले के बाद। इस बार जो फेड का फैसला आया है, उनकी जो कमेंट्री आई है, और उन्होंने सीधे सीधे संकेत दे दिया कि 2024 में वो 3 बार कटौती करेंगे। हालांकि बाजार तो ये मान के चल रहा था कि 5 बार होगा, लेकिन जब 3 बार कटौती की भी जो बात की 0.75% की, वो भी बाजार को काफी पसंद आया। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो हमने देखा कि जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स थे, अभी उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, वो यहाँ पर चलना शुरू हुआ। बाजार की तेजी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यूएस फेड महंगाई को लेकर एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि महंगाई को वो पर नजर रखे हुए हैं और उनका लक्ष्य क्लियर है कि जब तक 2% के टारगेट पर नहीं आ जाएंगे तब तक वो तो नहीं बैठने वाले हैं। इस पर वो नजर रखे हुए हैं। लेकिन वो जो टाइटनिंग चल रही थी उनकी तरफ से, एक हॉकिश स्टेटमेंट, सख्त स्टेटमेंट लगातार आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं नरमी आई है। और अब 2024 में एक लंबे अंतराल के बाद फाइनली फेड की तरफ से आया कि अगर ऐसा ही ट्रेंड आगे रहा तो वो कटौती करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर यूएस फेड की तरफ से दरें घटना शुरू होंगी तो आरबीआई की तरफ से भी वो फॉलो हम देखेंगे कि आरबीआई भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा और आरबीआई की तरफ से रेट में भी कटौती दिखना शुरू होगी। अभी फिलहाल ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कितना होगा, लेकिन अगर 0.75% फेड करता है तो उसी के आसपास हम देखेंगे कि आरबीआई भी ब्याज दरों में कटौती करना शुरू करेगा। और फिर उसका असर हम देखेंगे कि जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहां पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। मनीष, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं असर दिखने को मिलेगा। एक सवाल पूजा मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस को जो है बहुत क्लोजली वॉच करती हैं, आपकी उस पर नज़र रहती है हमेशा से। अगर वहाँ से अगर संकेत आते हैं दरें घटने की, तो भारत में भी क्या उसी अनुपात में दरें घटेंगी? संभावना बिल्कुल ऐसा कुछ जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि जब
फेड की तरफ से दरें घटना शुरू होंगी तो आरबीआई भी दरों में कटौती करना शुरू होगा और फिर बैंक्स और एनबीएफसीज भी आगे उसको पास ऑन करेंगी। ये क्लियर कट एक कहीं ना कहीं संकेत दिखना शुरू भी हो गए उनकी कमेंट्री में। जो एनबीएफसीज हैं बैंक में, उनकी कमेंट्री में आप देख सकते हैं कि वो भी इस चीज को आगे फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बहुत जल्दी नहीं होगा क्योंकि हमारी जब एक्सपर्ट से बात हो रही है उनका ये भी कहना है कि जब आरबीआई ब्याज दरों में कुछ भी फैसला लेता है तो उसका धीरे धीरे असर दिखना शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2024 में तुरंत तो नहीं, लेकिन दूसरी छमाही के बाद से बैंकों पर इसका असर दिखना शुरू होगा, उनके मार्जिन्स पर, उनके कॉस्ट ऑफ फंड पर। ये जो रेट कटौती होगी सेकेंड हाफ में इसका असर दिखना ज्यादा शुरू करेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस पे। सेकेंड हाफ में असर दिखना शुरू होगा जल्दी से। अब ये चलते हैं विवेक के पास, उनकी समझने की कोशिश करते हैं। विवेक, जिस तरीके से अब संकेत देखने को मिल रहे हैं ब्याज दरों को लेकर, कह सकते हैं कि 2024 में सबसे अच्छा ट्रिगर बाजार के लिए यही होने वाला है अगर चुनाव को हटा दे तो? देखिए मनीष, चुनाव को हटा दे नहीं, ये चुनाव के लिए बहुत बढ़िया संकेत है अगर ब्याज दरें घटती है और अगर अगर इन्फ्लेशन जो कीमतें हैं चीजों की वो हाउसिंग से लेके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से लेके रियल एस्टेट से लेके अगर कम होती है तो ये चुनाव के लिए बहुत बढ़िया चीज है और बाजार पूरा जानता है कि चुनाव में क्या चाहता है बाजार। अब फेड ने जो कहा है, पहले तो मनीष आप फेड को कभी भी बोलते हैं ना वो इंग्लिश में कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। क्या है कि अब तक वो लोग बहुत अग्रेसिव थे, अब अचानक नरमी दिखा रहे हैं। कारण ये है कि देखिए इंडिया में तो जो ब्याज दरें हैं और इन्फ्लेशन रेट है ये हमको आदत सी पड़ी हुई है कि बहुत हाई इन्फ्लेशन हम लोग रेगुलरली देखते हैं। 2000 मुझे ध्यान है 12-13 में इन्फ्लेशन 13% चल रहा था। तो इंडिया के लिए ये कोई नई चीज नहीं थी। इंडिया में ये ऐसा कई बार होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ का जो आरबीआई है, यहाँ आरबीआई में बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है कि इसको कैसे टैकल और कैसे हैंडल करना। लेकिन यही आप अगर फेड को ले लो तो फेड पिछले 100 साल में अमेरिका में ऐसी ब्याज दरें पहली बार देख रहे हैं और ऐसा इन्फ्लेशन पहली बार देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो। तो उसके कारण क्या हुआ कि उनको मालूम ही नहीं था कि कैसे हैंडल करना। ऐसा होता है ना कि नई चीज आ गई और नई प्रॉब्लम आ गई, उसको कैसे हैंडल करे। तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फेड। ये कोई जरूरी नहीं है अगले 2 महीने में हो सकता है वो लोग स्टांस भी चेंज कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि क्योंकि अगले साल अमेरिका में भी चुनाव है तो उसके कारण अब अमेरिकन सरकार भी ये नहीं चाहती है, बाइडेन ये कभी नहीं चाहेंगे कि ब्याज दरें और यहाँ से बढ़े और लोगों को दिक्कतें होए। तो वहां पे भी अगर घटती है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज्यादा वोट उनको भी मिलेगा। तो उसके कारण ये ऐसी आवाजें आ रही है बाहर। और अगर ये होता है, देखिए आरबीआई ने तो काफी पॉज कर दिया था, काफी महीनों से वो लोग बढ़ा ही नहीं रहे और नेक्स्ट यहाँ से घटेगा ही घटेगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा चुनाव के लिए अच्छा है और ये बाइडेन के लिए भी अच्छा होगा अगर फेड रेट्स घटाता है। और लेकिन अभी तक वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, देखते हैं वो आगे चल के क्या करते हैं। जैसे मैंने कहा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लूंगा मैं। सीधे तौर पे ये रहा था। और विवेक, एक बात तो है कि बाजार संभावनाओं पे चलता है, उम्मीदों पे चलता है और कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि फेड घटाएंगे ब्याज दरें और इस उम्मीद पे ही हम जो है तमाम शुरू पे सेक्टर्स पे चर्चा करते हैं फटाफट, ताकि समझने में आसानी हो कि अब यहाँ से कहाँ नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी रैली देखी है। शुरुआत में बैंक और एनबीएफसी सेक्टर से करूँगा। पूजा, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा और सबसे पहले असर देखने को मिलता है ब्याज दरें घटने या बढ़ने का। खासतौर पर एनबीएफसी को फिर लोन सस्ता मिलना शुरू होता है, फिर उनका फायदा उनको होता है। और हमने देखा था इस साल एनबीएफसी थोड़ी दिक्कतें इसी वजह से बढ़ती हुई दिखी थी। ओवरऑल अगर ये दरें घटती हैं तो एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या असर होता हुआ दिख सकता है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि जब फेड दरें घटाना शुरू करेगा तो आरबीआई भी करेगा, लेकिन अभी तक हम जिस तरीके से ब्याज दरों में एक बढ़त का दौर भी हमने देखा, फिर उसके बाद होल्ड का भी दौर देखा, तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि उसी का इम्पैक्ट फिलहाल दिख रहा है एनबीएफसीज में और बैंक्स में भी। और बीच में आपको ध्यान होगा कि आरबीआई ने रिस्क वेट को भी लेकर घोषणा कर दी थी, जिसमें कि उन्होंने उनके अनसिक्योर्ड लोन में कुछ सख्ती की बात की थी, एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा बफर रखने की बात की थी जो भी वो लोन दे रहे हैं। तो वो भी एक चीज हाल फिलहाल में ये भी डेवलपमेंट हुआ, तो उससे भी हमने देखा कि एनबीएफसीज और बैंकों के मार्जिन्स में आने वाले समय में इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो नो डाउट बैंक्स और एनबीएफसीज को इतना फायदा होगा, लेकिन
थोड़ा देर से उनके फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट होगा। और जैसा कि हम आपको बार बार कह भी रहे हैं कि सेकेंड हाफ से ये इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। अब क्योंकि मार्केट हर खबर डिस्काउंट में लेके चलता है, इस वजह से हमने तेजी अभी से दिखाई दे रही है एनबीएफसीज में और बैंकिंग स्पेस में। लेकिन उसका जो फाइनेंशियल्स में अगर हम बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है आगे जो वो पास ऑन कर पाएगी, उनके मार्जिन में जो इसका असर आएगा वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा एनबीएफसीज और बैंक्स के बुक में। तो इनके मार्जिन में सुधार होगा, इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में हम देखेंगे कमी आएगी। आगे और भी सेगमेंट हैं जहां पर की ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी, तो उससे भी बैंकों को फायदा होगा। तो वो धीरे धीरे आएगा। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि एनबीएफसीज पूरा का पूरा जो इंटायर स्पेस है, हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, पावर फाइनेंस की बात कर ले, सभी को यहाँ पर फायदा मिलने की बात की जा रही है। स्पेशली जो कुछ कंपनियां हैं जैसे कि अगर श्रीराम फाइनेंस की बात करें, हम चोलामंडलम फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस जैसी कंपनियों की बात करें तो उनको यहाँ पर काफी ज्यादा होगा। तो सीधे तौर पे, और आपको ये पूरा जो है ना, पूरी चर्चा आपको जो है ना बाद में जाकर आप यूट्यूब पे सुनिए, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि ब्याज दरें जब घटती हैं या बढ़ती हैं तो इसका असर कैसे होता है, ये पूरा सर्कल कैसे काम करता है। ये आज के लिए ना आप आगे भी शो को देख के समझ सकते हैं। दो सेक्टर की बात हुई विवेक, बैंक और एनबीएफसी। इन दोनों सेक्टर्स में आपको जो शेयर पसंद आते हैं इस लेवल पे, एक तो हमेशा आप एसबीआई की चर्चा करते हैं, मुझे याद है, और अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। फिर भी मैं आप जानना चाहूँगा इन दोनों सेक्टर से आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए, अगर आप बैंक्स की बात करो, एनबीएफसी की बात करो, तो पहला सेक्टर ये होगा जहां पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और एक और चीज रखिए दिमाग में कि अगर ब्याज दरें घटती है तो उस दिन कोई जरूरी है बाजार इमीडिएटली बढ़े, क्योंकि काफी हद तक ये बाजार को मालूम है कि यहाँ से ब्याज दरें नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। और इसी कारण से मैं पिछले 2-3 महीने से इनफैक्ट आपके साथ भी जब भी चर्चा हुई है, यही कहा था कि ब्याज दरें यहाँ से अब घटेगी और के लिए एनबीएफसी सेक्टर मुझे बहुत सस्ता लग रहा है। और एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स में हमने काफी इन्वेस्ट किया भी था। तो मुझे देखिए, जो दिग्गज बैंक है, कभी भी ब्याज दरें घटती है तो जो दिग्गज बैंक है उनको पैसा आसानी से मिलता है। आपको अगर एफडी करना हो, बेसिकली बैंक जनरली ज्यादा पैसा उठाती है एफडी से। एफडी करना हो तो आप सोचोगे कि एचडीएफसी में जाऊं, एसबीआई में जाऊं, आईसीआईसीआई में जाऊं, ऐसे बैंक्स के पास जाऊं, और वो लोग ब्याज दरें सबसे पहले घटाते हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। तो मुझे आपकी लिस्ट में से देखिए, मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है, मुझे बंधन बैंक अच्छा लग रहा है। जो बंधन बैंक में आज हो रहा है, पहले जो आरबीएल में हो रहा था वैसा ही हुआ है, और मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक के जैसे वहां पे भी एक री रेटिंग आएगी। इनफैक्ट आज 5% अप है। तो बंधन और आरबीएल के साथ, आरबीएल नहीं, बंधन और आईसीआईसीआई के साथ मैं जाना चाहूंगा। और यहाँ पे आपको देखिए 10 से लेके 20% रिटर्न अगले 6 महीने में अगर ब्याज दरें घटती तो आराम से दिखने को मिल जाएगा। तो विवेक की दोनों सेक्टर्स में जो स्टॉक्स है उसको मैं बताता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक उनको पसंद है, 1100 और 1200 टारगेट वो मान के चल रहे हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। बंधन बैंक उनको पसंद आ रहा है, 270 रुपये तक का टारगेट वो मान के चल रहे हैं। उनको लगता है उससे आगे भी जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने पहला टारगेट 1100 का दिया, दूसरा टारगेट जो 6 महीने के लिए वो 1200 का है। एनबीएफसीज में उनको पिरामल एंटरप्राइजेज पसंद आता है, उनको लगता है कि 1100 रुपये तक का लक्ष्य पिरामल एंटरप्राइजेज में देखने को मिल सकता है। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं जिसका सीधे तौर पर दरें घटने का या बढ़ने का असर होता है। जब भी पॉलिसी आती है ना तो हम लोग लगातार एक कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी ईएमआई कितनी घटेगी। ईएमआई किसकी घटेगी? कार लोन की और घर लोन की। ये हर एक आम आदमी जानना चाहता है, और सीधे तौर पे इसका असर जो है ना इन दोनों सेक्टर पे देखने को मिलता है। पूजा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी बिल्कुल, जब भी पॉलिसी की बात आती है तो हमें कैलकुलेशन दिखाते हैं। अभी फिलहाल वो कैलकुलेशन हम ठीक से दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब कटौती शुरू होगी तो हम एक ईएमआई का कैलकुलेशन आपके लिए लेकर आता है। और इसी वजह से ऑटो और रियल एस्टेट को रेट सेंसिटिव सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही दरों में बढ़त या कमी होती है इस पर फायदा मिलता है, क्योंकि ऑटो लोन सस्ते हो जाते हैं, होम लोन सस्ते हो जाते हैं, आपकी ईएमआई सस्ती हो जाती है, कंज्यूमर पर बेसिकली जो बोझ है वो कम पड़ता है। क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी पे भी देखेंगे तो हमने काफी सारे लोगों से बात की और उनका भी कहना था कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनकी ईएमआई का बोझ बढ़ रहा है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था उनको अभी फिलहाल घर खरीदना। डिमांड में थोड़ी कमी हमने देखी जरूर थी इस बीच, ऑटो लोन के लिए भी और रियल एस्टेट के लिए भी, घर खरीदने के लिए भी। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे ही ब्याज दरों में कटौती होना शुरू होगी इन दोनों सेक्टर्स को काफी फायदा होगा, क्योंकि ऑटो लोन और होम लोन की डिमांड काफी बढ़ जाएगी। सीधे तौर पे तो कहीं ना कहीं होम लोन की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी और ईएमआई का बोझ घटेगा लोगों पे। ये तो पॉजिटिव आम आदमी के लिए, और इस सेक्टर में ग्रोथ बेहतर देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट कंपनियों के लिए जो है ना कर्ज जुटाने में भी थोड़ी आसानी होगी।
इस सेक्टर में दो सेक्टर की मैंने बात की, रियल एस्टेट और ऑटो, इस पे क्या राय है विवेक आपकी, और कौन से शेयर्स आपको पसंद आ रहे हैं दोनों सेक्टर से? देखिए, एक लिस्ट आपके मतलब सहयोगी ने मुझे भेजा था, लेकिन मैं सोचूंगा कि जो हाउसिंग फाइनेंस है, कोई जरूरी नहीं आप स्टैंड अलोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ही लो। आज के दिन देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया था एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, और आगे जब अगर आप देखो हाउसिंग लोन मार्केट में तो बहुत बड़ा शेयर जाता है एसबीआई के साथ भी। तो ये दो शेयर पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ, इन पे आपको देखना ही चाहिए। तो एसबीआई रहेगा मेरा फर्स्ट चॉइस और एचडीएफसी रहेगा फर्स्ट चॉइस। एसबीआई पे देखिए, अब मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर 800 का टारगेट रहे, ये मैंने पहले भेजा नहीं है, तो 800 टारगेट आप लगा सकते हो। और एचडीएफसी पे आप करीबन 2100 का टारगेट भी लगा सकते हो। ये अगर ब्याज दरें घटती है तो ये दोनों दिग्गज कंपनीज है इस सेगमेंट से, तो इन पे आपको देखना ही चाहिए और इस पे मत मिस कीजिए। और जो रियल एस्टेट की आप बात कर रहे हो, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होगा रियल एस्टेट। ऑलरेडी वहां पे आपको एक बुलिश फेस देखने को मिल रहा है। आप कोई भी प्रोजेक्ट आज, एटलीस्ट चेन्नई की तो बात मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है आप लॉन्च करते ही वो बिक रहे हैं। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट अभी चालू हुआ है जहाँ पे एक एक फ्लैट 25 करोड़ का यहाँ पे अभी बेचने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, और काफी बिक भी गए हैं। तो वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट्स घटती है तो हाउसिंग मार्केट यहाँ से पिकअप होगा। और हाउसिंग मार्केट अगर रियल एस्टेट पिकअप होता है तो शोभा है, डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी पे मैं काफी बुलिश हूँ। ये कंपनीज को आपको देखना चाहिए। और उसके अलावा आप एक सेक्टर मिस कर गए जो हाउसिंग मार्केट के रिलेटेड है, वो है पाइप, टाइल्स, पेंट। ये भी आपको बुलिश फेस दिखाएगा। मैं उस पर जरूर लूंगा, मुझे पता है कि आपके वो पसंदीदा सेक्टर है, और आप सेक्टर में भी सब सेक्टर जरूर बताते हैं, उस पर तो मैं जरूर आऊंगा। ऑटो में कौन सा पसंद आ रहा है आपको? ऑटो में देखिए एम&एम अच्छा लग रहा है, मारुति ठीक है। अच्छा लग रहा है। और एम&एम और मारुति, देखिए एम&एम ने एक ये अपना स्पेस बना लिया है कि एसयूवी सेगमेंट का वो बड़ा प्लेयर है। और मारुति धीरे चल रहा था अब तक, लेकिन अब वो ईवी मार्केट में अग्रेसिवली घुसेंगे, और जिस दिन वो घुसेंगे, मुझे तो लगता है कि अगले 5 साल के बाद आप देखोगे तो 80% 90% सेल्स खाली ईवी व्हीकल्स का होगा। तो मारुति, मैंने बहुत छोटा टारगेट दिया मारुति का 11,000, लेकिन वहां से काफी ऊपर और जाएगा मुझे लग रहा है। और एम&एम तो देखिए एकदम दिग्गज कंपनी है, 2,000 रुपये आप टारगेट लगा के इसको आराम से रख सकते हो। और एकदम क्या बोलते हैं, कोई करेक्शन का नाम ही नहीं है उधर, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। 2,000 आराम से देख सकते हैं उसमें। ये तौर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति दो शेयर पसंद आते हैं ऑटो सेक्टर से। इसके अलावा रियल एस्टेट में डीएलएफ, शोभा, ओबेरॉय रियल्टी पसंद आ रहे हैं विवेक को। और विवेक ने एक चीज़ और कहा, उन्होंने थोड़ी देर पहले बैंकिंग सेक्टर की बात की, उसमें आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक की बात की। दो शेयर उन्होंने और ऐड कर दिए हैं, एसबीआई 800 के लक्ष्य के साथ, और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक उन्होंने ऐड किया है 2100 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। कई सारे शेयर हैं, चलेंगे। हमने अलग सेक्टर की बात की, बैंकिंग की बात की, एनबीएफसी की बात की, रियल्टी की बात की, ऑटो की बात की। अब दो और सेक्टर की बात करते हैं जिस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है, वो है आईटी और न्यू एज टेक। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पे अगर दरें घटी हैं तो इनको भी सीधे तौर पे फायदा होता हुआ दिखता है। इस सेक्टर को लेकर क्या नजरिया आपका विवेक, और आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे अगर दरें घटती हैं तो जिस पे आपको लगता है कि दाव लगाना चाहिए? वैसे भी हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स अब बॉटम आउट हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं एक अच्छी रिटर्न उन्होंने दिया है पिछले कुछ महीनों में। देखिए मनीष, आईटी को मैं ब्याज दरों से डायरेक्टली लिंक नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा बाजार में उसके कारण मुझे लगता है कि सोनाटा यहाँ से काफी अंडर वैल्यूएशन लग रहा है। बहुत बढ़िया कंपनी है। और मतलब कई बहुत पहले मेरे पास इसका रिकमेंडेशन भी आया था, मैंने भी मिस किया, लेकिन ये लग रहा है कि 100 रुपए तक, 1000 रुपए तक जा सकता है, ये पहली चीज। दूसरा स्टॉक होगा सायंट। तो सायंट वापस मुझे लगता है कि ये आपको 2200 से लेके 2300 तक दिखा सकता है। कंपनी बहुत स्ट्रांग चल रही है, और जो डेटा मैनेजमेंट है वगैरह वो स्पेस मुझे लगता है कि आगे चल के भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ही आपको दिखेगा। तो सायंट और सोनाटा, ये दो रहेंगे। इस कंपनियों में कोई पसंद है? हाँ जी। न्यू एज कंपनियों में, न्यू एज कंपनी में देखिए पेटीएम पे आप नजर रखो। अब पेटीएम जो कर रहा है वो बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा है। 50,000 के लोन को छोड़ के वो थोड़ा अपर सेगमेंट में जाना चाह रहा है, लेकिन बाजार ने बहुत उसको बहुत जोर तरीके से एकदम पनिशमेंट दिया है। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में ये सेगमेंट अगर इंप्रूव होता है तो पेटीएम वापस आपको रीरेटिंग दिखा देगा। तो 750 के लेवल के साथ आप पेटीएम में इन लेवल्स पे पक्का एंट्री कर सकते हो। डाउन साइड है नहीं, और अप साइड आपको पक्का मिल जाएगा। दो स्टॉक्स पेटीएम और होनासा, इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर और सैंड पसंद आ रहा है कहीं ना कहीं विवेक को। विवेक, एक चीज़ और है कि दरें घटती आजकल, तो अब देखिए कंज्यूमर लोन की संख्या बहुत बढ़ रही है। आपको महंगी फ्रिज लेना हो तो लोन मिल जाएगा,
टीवी लेना हो फ्रिज मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, मोबाइल लेना हो तो उसका फ़ायदा होगा। अगर दरें घटेंगी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा अच्छा खासा। इसमें कोई शेयर आपको पसंद में आता है? और इसके अलावा एक हमने देखा है, एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है घर का रिनोवेशन करवाना हो तो उसके लिए भी अब लोन मिलने लगा है। तो इन दोनों सेगमेंट को जोड़ के अगर आपको कोई शेयर पसंद आ रहा हो तो आप बताएंगे हमें? देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप अगर देखो तो वर्लपूल अच्छा लग रहा है। अब आप अगर हिस्ट्री देखो तो कोई भी टेक्निकलिस्ट इसको खारिज कर देगा कि अच्छा नहीं है कंपनी, लेकिन अभी कंपनी काफी डाउन गई थी क्योंकि एक स्टेक सेल कर रहा है मैनेजमेंट और डेट घटाने के लिए। तो अगर डेट घटता है और ब्याज दरें घटती है तो ये कंपनी रिवाइवल मोड में आ सकती है। तो आज करीबन 1400 के आजू बाजू चल रहा है स्टॉक, मुझे लगता है कि ये 1600 तक वापस आपको दिखा सकता है। और दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा ग्रुप की कंपनी है वोल्टास, वैल्यूएशन वाइज मुझे सस्ती लग रही है। और आज के दिन जो एसी मार्केट है, कूलिंग मार्केट है, यहाँ पे ये दिग्गज प्लेयर है। तो स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल एकदम था। मुझे लगता है कि ये भी 1000 रुपए के टारगेट के साथ आप इसको ले सकते हो। तौर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल में कह सकते हैं कि अब वोल्टास उनको पसंद आ रहा है, वर्लपूल पसंद आ रहा है, इन दोनों शेयरों में उनको मजबूती दिख रही है। विवेक को यहाँ भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। विवेक, आपका शुक्रिया इन तमाम शेयरों पे फटाफट अंदाज में, थोड़ी समय की कमी थी तो आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों की मदद की। पूजा, आपका भी शुक्रिया कि आपने पूरी ये थ्योरी समझाने की कोशिश की कि दरें घटेंगी तो शेयर चलेंगे तो कैसे चलेंगे और क्यों चलेंगे। मार्केट गपशप में आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे खास शो कि दरें घटेंगी शेयर चलेंगे। आप चाहें तो ये शो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ देखिए, फिर आप समझ सकते हैं कि दरें घटने का असर कैसे होता है बाजार पे, इकोनॉमी पे और शेयरों पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।